आज इस वीडियो में 30 MCQ तो डिस्कस करेंगे ही, साथ साथ आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स। कौन सी रेखा भारत को लगभग बराबर 2 भागों में बांटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, या नन ऑफ दीज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। जल्दी से कमेंट करो कौन सा आंसर सही होगा। यस, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा जो है बिल्कुल बीच मिडल से गुजरती है और वो भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। ओके, और कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है वो क्वेश्चन में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है? अब लॉन्गिट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर। तो अब आपको बताना 4 ऑप्शन से, जल्दी कमेंट करो। 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 77 डिग्री 6 मिनट, 82 डिग्री 32 मिनट। कौन सा होगा इसका आंसर करेक्ट? यस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, ध्यान रखोगे। और ये ईस्टर्न पूछा हुआ, ईस्टर्न मोस्ट, तो इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। जबकि अगर वेस्टर्न पूछा जाए आपसे, पश्चिमी पूछा जाए, तो पश्चिमी के लिए फिर ये जो बी ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट ई, ये सही होगा। और ये कहाँ पे है? गुजरात में। ओके, इनके बीच का डिफरेंस लगभग 30 डिग्री का आता है और 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट लगते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का गैप होता है टाइम ड्यूरेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। दुधवा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? जल्दी कमेंट करो। नेशनल पार्क ये सब भी 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, तो एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। थर्ड का ऑप्शन बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। ओके, काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। A landmass boundary by sea on the three sides of referred is referred to as coast, island, peninsula या none of the above। जल्दी से बताओ। 3 साइड से समुद्र से या जल से घिरा हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं, हम कौन सा ऑप्शन सही होगा? पेनिनसुला, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पेनिनसुला को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी, पता है? पेनिनसुला को हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। ओके, हिंदी वालों ने जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनको पता होगा प्रायद्वीप क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। व्हाट हैव बीन द इफेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो अलग अलग धरती के नीचे जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराएं, फिर किस तरीके से कौन सी किसके नीचे गई, कौन सी किसके ऊपर, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही बताना इसका इफेक्ट क्या आया। पहला ऑप्शन है चेंज इन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ओशियन बेसिन्स। थर्ड ऑप्शन है एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंड फॉर्म्स एंड रिलीफ ऑफ इंडिया। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। यस, फिफ्थ का ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन सही है, क्योंकि जो साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स इसमें बदलाव आया, उनके पोजीशन में बदलाव आया, उसके बाद बेसिन्स का फॉर्मेशन हुआ और भू आकृति में भी बदलाव आया और इंडिया को इससे काफ़ी फ़ायदा मिला। क्वेश्चन नंबर 6। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक टू रिचार्ज। ये एक तकनीक है, वो किसके लिए? ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, यानी कि भूजल को बढ़ाने के लिए, रिवर वाटर के लिए, लेक वाटर के लिए या सी वाटर के लिए? बहुत ही इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। 6th का ऑप्शन कौन सा, बी या ए? हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ग्राउंड वाटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड इन। राणा प्रताप सागर डैम जो है वो लोकेटेड है कहाँ है? उड़ीसा में, उत्तराखंड में, राजस्थान में या आंध्र प्रदेश में? इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप थोड़ा सा भी रिलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल बहुत लोगों ने सही बताया है। 7 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राजस्थान।
क्योंकि अब महाराणा प्रताप, ऐसे राणा प्रताप, ये सारे नाम कहाँ पे होते? मोस्टली राजस्थान में होते, सुना होगा आपने, है ना। तो राजस्थान रिलेट करके वैसे भी आप लगा सकते हो, नहीं पता तो भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एसोसिएटेड विद, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में हमने सुना है, ये किससे संबंधित था? सरदार सरोवर डैम, टिहरी डैम, हीराकुड डैम या फिर गांधी सागर डैम। ओके, वो हीराकुंड नहीं होता, ध्यान रखना, हीराकुड होता है। ओके, जल्दी से बताओ। 8th का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सरदार सरोवर डैम। ओके, और ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था, उसमें जो मेन लीडिंग किया था, मेन यानी लीडरशिप में 2 लोग थे, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, ध्यान रखोगे। ओके, और इसमें जो टिहरी डैम है, पिछली वीडियो मैंने बता दिया टिहरी डैम कौन सी नदी पे, टिहरी डैम जो है कौन सी नदी पे? भागीरथी पे है। और हीराकुड डैम जो है वो कौन सी नदी पे? महानदी पे, महानदी रिवर जो है, ठीक है। और हीराकुड डैम है कहाँ पे? उड़ीसा में, क्लियर है। और गांधी सागर डैम जो है वो कहाँ है? वो चंबल रिवर पे, वो चंबल रिवर, चंबल नदी पे है। और वो चंबल रिवर कहाँ है? ये है कहाँ? ये एमपी में है, गांधी सागर डैम। ओके, एमपी यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड? कौन से राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड है? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, जल्दी बताओ। 9th का ऑप्शन सी करेक्ट है, उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। हाउ डू फॉरेस्ट इन्फ्लुएंसेज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस? फॉरेस्ट यानी जंगल जो है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है किसी स्थान की जलवायु पर? फर्स्ट है मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, जो लोकल क्लाइमेट होता है उसको बदल देता है जलवायु को। कंट्रोल वाइंड फोर्स एंड टेम्परेचर। और थर्ड है कॉज रेनफॉल। तो दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर, कॉज रेनफॉल। और ऑप्शन से आपके ओनली थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 4 ऑप्शन से जल्दी से बताओ कौन सा प्रभाव पड़ता है इनमें से। क्या तीनों प्रभाव पड़ते हैं या कोई एक पड़ता है या 2, कौन सा है? तो जल्दी से बताओ। 10th का कौन सा होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तीनों सही है, तीनों इफेक्ट पड़ते हैं, तीनों का तीनों प्रभाव पड़ता है। लोकल क्लाइमेट भी मॉडिफाई होता है और कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर को भी करता है, वो टेम्परेचर को और विंड फोर्स को भी कंट्रोल करता है। और उसके अलावा रेनफॉल भी इससे काफ़ी होती है। तो अगर जंगल होंगे तो रेनफॉल होगी, अगर जंगल नहीं होंगे तो रेनफॉल यानी बारिश कम होगी। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर कॉल्ड? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जल्दी से बताओ। 4 ऑप्शन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या नन ऑफ दीज। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और दूसरा वाला जो है वो क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। और थर्ड जो है उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा सही होगा 11th का? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है और ये ज़्यादातर जो है वो कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर आर सवाना ग्रासलैंड लोकेटेड? सवाना ग्रासलैंड कहाँ पे है? अफ्रीका, अमेरिका या फिर अमेजोन या ब्राज़ील? ये तो सबको पता होगा, डिस्कवरी देखते होंगे ना, डिस्कवरी चैनल, वहाँ पे देखा होगा आपने। बिल्कुल सभी लोगों का ऑलमोस्ट आंसर सही है, अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स इज द ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन कैरिड आउट फॉर सेंसस? कितने साल बाद ऑफिशियल तरीके से मतलब जनगणना होती है, काउंट किया जाता है? 5 साल बाद, 16 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद? जल्दी बताओ, ये तो सबको पता होगा। वेरी गुड, 13th का ऑप्शन डी करेक्ट है, 10 ईयर्स। हर 10 साल बाद जनगणना होती है, सेंसस को जनगणना बोलते हैं। हर 10 साल बाद जनगणना होती है और उसमें चेक किया जाता है देश की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी और बाकी और भी डाटा कलेक्ट किया जाता है। जैसा अभी साल 2020 में जनगणना होनी थी, अभी से स्टार्ट होती है तो 2021 तक इसकी रिपोर्ट पेश करनी थी, बट कोरोना और लॉकडाउन और कोविड की जो है इसकी वजह से क्या हुआ, ये अभी साल अभी तक पोस्टपोन किया हुआ है, मतलब अभी से रोका गया है। अब बाद में अब देखो कितना डिले होता है, लेकिन ये फिर जल्दी ही स्टार्ट हो गई। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे।
हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू वी हैव? मौलिक अधिकार कितने हैं? 6, 7, 8 या 11? गलत मत करना, सही से बताना बिल्कुल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ लोग 7 भी कह रहे हैं, कुछ 11, ज़्यादातर लोग 6। वेरी गुड, ऑप्शन ए करेक्ट है। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ओके, स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो 7 थे, लेकिन एक को जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसे हटा दिया गया और 6 मौलिक अधिकार है। अब कुछ लोगों को 7 लगता है, क्यों? क्योंकि एक उसमें सूचना, उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन भी जुड़ गया, सूचना का अधिकार। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो लीगल राइट है। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसा राइट है? लीगल राइट, यानी कानूनी अधिकार। और ये जो है हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। और कौन कौन से आपको पता हो, और इसके बारे में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, तो इस साल भी आ सकता है, ध्यान रखना। अच्छा, ये पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बीच में आता है, तो आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो भी लिखा गया है वो सब फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही लिखा गया है। और राइट, इसमें कितने आर्टिकल है? 6 हैं। तो राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और लास्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्लियर है? 11 की जो बात करें तो 11 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जल्दी बताओ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और ये ऐसा कहा किसने था, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। हार्ट एंड सोल जो है वो किसने कहा था, तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। ओके, और ये किसको कहा था? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि इसके जरिए तो हम, हमारे पास बाकी जितने भी मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हमसे छीने जा रहे हैं। तो वो जो हमें अधिकार मिला हुआ है वो कौन सा अधिकार के तहत मिला हुआ है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अकॉर्डिंग। ओके, तो इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये, उसके अलावा हार्ट एंड सोल जो वो किसने कहा, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा, तो ये कहा, है ना। इस तरीके से कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क्स फॉर, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वर्क्स फॉर किसके लिए काम करता है? ह्यूमन राइट, ट्रेड यूनियंस, पुअर चिल्ड्रेन या डिप्राइव्ड पीपल? डिप्राइव्ड पीपल का मतलब है वंचित लोग, जो मतलब कि जिनको समाज की मुख्य धारा से वंचित रखा गया, यानी कि जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही है। और बाकी सब तो आपको पता ही है। जल्दी बताओ, 16 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ह्यूमन राइट, यानी मानव अधिकार के लिए काम करता है ये। और ये इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल संस्था है, और जो नॉन गवर्नमेंटल यानी सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है। इसका हेड क्वार्टर जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का वो कहाँ पे? UK में, यानी यूनाइटेड किंगडम में है, याद रहेगा। चलिए, 16 क्वेश्चन हो गया डिस्कस। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल राइट? इनमें से कौन सा पॉलिटिकल राइट नहीं है? नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नॉट बोला हुआ है। राजनीतिक अधिकार नहीं है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू सीक एनी पॉलिटिकल ऑफिस। तो ये इसमें इलेक्शन की बात होगी, ये पॉलिटिकल राइट है। राइट टू वोट, ये भी पॉलिटिकल राइट है। पॉलिटिकल ऑफिस खोलने का अधिकार या ढूंढने का अधिकार, ये भी क्या है? पॉलिटिकल राइट है। कौन सा नहीं है? राइट टू फ्रीडम, क्योंकि राइट टू फ्रीडम होता क्या है? मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट होता है। तो ये जो थर्ड है यही तो नहीं है ना, यानी कि कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, ओनली थर्ड। क्लियर है? ये पॉलिटिकल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, TT कृष्णमाचारी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? जल्दी से बताओ, उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन, कुछ लोग सी कह रहे हैं बट सी नहीं, ऑप्शन ए, महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। ओके, उसके मेंबर नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और ये TT कृष्णमाचारी ये भी थे। और जो कि इनके बारे में अगर मैं बताऊं, जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है TT कृष्णमाचारी, ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ओके, वो भी 2 बार। सबसे पहले 1956 से 1958 के बीच में, और दूसरी बार 1964 से 1966 के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? लिबर्टी, इक्वलिटी, सेक्युलर या रिलीजन? जल्दी बताओ। 19th का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रिलीजन। रिलीजन को शामिल नहीं किया गया है। बाकी लिबर्टी स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, और धर्मनिरपेक्ष तीनों वर्ड हैं, रिलीजन नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हेन वॉज अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च्ड? अंत्योदय अन्न योजना कब लॉन्च किया गया? 1990, 1980, 1995 या 2000 में? जल्दी बताओ। 20 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी करेक्ट है, 2000 यानी। और 2000 में जब ये लॉन्च किया गया था, पीएम कौन थे हमारे देश के? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और आपको ध्यान रखना ये है कि जो लॉन्च किया था यूनियन फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर कौन थे उस समय? शांता कुमार। जो और ये पहली बार अंत्योदय अन्न योजना पहली बार इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ था? राजस्थान में। ओके, लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो यूनियन फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर, और वो कौन थे? शांता कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। FCI स्टैंड्स फॉर, FCI की फुल फॉर्म बतानी है आपको, जल्दी से बताओ। फॉरेन कोऑपरेशन विद इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फॉसिल्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फॉसिल्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फूड कमिंग टू इंडिया? काफ़ी ईजी है, सुना होगा आपने इसके बारे में। 21 का कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। PDS स्टैंड्स फॉर, PDS की फुल फॉर्म बतानी है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन साइट या पब्लिक डीलिंग सिस्टम? कमेंट फास्ट, जल्दी बताओ क्या होगा 22 का? यस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये आपने SST में पढ़ा हुआ है, सारे SST के क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहा हूँ मैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हिंदी में इसी को बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्लियर है? इसी के अकॉर्डिंग राशन की दुकानों पर जो राशन मिलता है इसी के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। NSSO स्टैंड्स फॉर, ये एग्जाम में आया हुआ है अभी उसमें BMS के एग्जाम में भी आया था, ड्यू जेट जो BMS का एग्जाम होता है उसमें भी आया था, 12th के एग्जाम में भी आया हुआ है इकोनॉमिक्स में। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल स्टैटिक ऑफिस, नेशनल सैंपल सपोर्ट ऑफिस? जल्दी बताओ। इस करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें कन्फ्यूजन है काफ़ी बच्चों को, बट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। एक्चुअल में NSSO की फुल फॉर्म जो आप देखोगे गूगल पे भी, तो कई जगह आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ नजर आएगा, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लिखा होगा, बट ऑर्गेनाइजेशन पहले था, बट अब उसे चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन वर्ड के वो हटाकर अब उसे ऑफिस लिख दिया गया है। तो यानी कि आपको ऑप्शन बी ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन ए टिक मत करना। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द कैलोरी रिक्वायरमेंट इज हायर इन द रूरल एरियाज बिकॉज, कैलोरी रिक्वायरमेंट जो होती है ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है, क्यों होती है? 4 ऑप्शन से जल्दी से कमेंट करो। दे डू नॉट एन्जॉय एज मच एज पीपल इन द अर्बन एरियाज, फूड आइटम्स आर एक्सपेंसिव, दे आर इंगेज इन मेंटल वर्क, पीपल आर इंगेज इन फिजिकल लेबर? कौन सा करेक्ट होगा बताओ? यस, ऑप्शन कौन सा सही होगा? 24 का ऑप्शन डी, पीपल आर इंगेज इन फिजिकल लेबर, यानी वो फिजिकल शारीरिक रूप से ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए उन्हें कैलोरीज यानी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि अगर शहरों की बात करें वहाँ पे फिजिकल वर्क कम होता है, मेंटल वर्क ज़्यादा होता है। तो अगर शहरों का पूछा होता, अर्बन एरियाज़ का पूछा होता, तब ऑप्शन सी करेक्ट होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय एन अलायंस ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कॉल्ड? कॉपरेशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, कोसेंसस गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव गवर्नमेंट? कौन सा सही होगा 25 का? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कोलिशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, जब किसी एक को मेजोरिटी नहीं मिलती है। ओके, या फिर पहले से उन्होंने अलायंस कर रखा हो, गठबंधन कर रखा हो कि हम मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और मिलकर ही सरकार बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कोपरा, वॉज इनेक्टेड इन द ईयर, तो ये कब लागू हुआ, कब अस्तित्व में आया? 1985, 1986, 1987, 1988? 4 ऑप्शन जल्दी कमेंट करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। 26 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 1986। ओके,
लेकिन इसमें देखो कुछ बातें, नई बातें मैं बता दूँ, ध्यान रखना। ये 1986 में पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ था, इनेक्ट हुआ था, लेकिन अभी जो न्यू गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट अभी चल रही है मोदी सरकार, उन्होंने 2019 में 2019 में इसको रिप्लेस कर दिया है। यानी कि अगर आप आपसे पूछा जाए तो अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में कौन सा कोपरा एक्ट चल रहा है? कोपरा 2019 एक्ट, ओके, जो रिप्लेस्ड हुआ है तो 1986 वाले एक्ट को। मतलब सबसे पहली बार इनेक्ट हुआ 1986 में, लेकिन इसको रिप्लेसमेंट यानी इसमें संशोधन हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो अब कोपरा एक्ट 2019 बोला जाता है। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो 1986, बट अगर न्यू के अकॉर्डिंग पूछा जाए क्या, मतलब किस तरीके से कोपरा एक्ट को मतलब अभी दोबारा रिप्लेस किया है, कोपरा एक्ट कौन से, 1986 कोपरा एक्ट को रिप्लेस किया गया कौन से एक्ट से, तब वहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो सकता है कोपरा एक्ट 2018, कोपरा एक्ट 2019, कोपरा एक्ट 2020 या फिर नन ऑफ दिस। तो आप टिक क्या करोगे? कोपरा एक्ट 2019। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हॉलमार्क इज यूज एज ए लोगो फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हॉलमार्क जो यूज किया जाता है किसके लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल गुड्स या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ये तो सबको पता है, वेरी गुड, सबने ज्वेलरी, है ना, ज्वेलरी तो सबको पसंद है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ज्वेलरी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विच लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेशनल लैंग्वेज बतानी है भारत की संविधान के अकॉर्डिंग, कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, तमिल या नन ऑफ दीज। इसमें भी काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, तो मैं आपको बताऊं, भारतीय संविधान में भारत की कोई भी लैंग्वेज नहीं रखी गई है, यानी भारत की कोई भी लैंग्वेज नहीं है। मदर टंग हिंदी बेशक हो सकती है, लेकिन मदर टंग भी सिर्फ 40% लोगों की हिंदी है, बाकी लोगों की मदर टंग हिंदी नहीं है। हमारे संविधान में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ओके, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, आपने सुना होगा, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और एक होता है कौन सा, तीसरा लिस्ट कौन सा होगा? जल्दी बताओ। यूनियन लिस्ट, है ना। इनमें से अभी तो ये तीनों लिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आपको बताने इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है, चार ऑप्शन जो है, कौन सा इसमें स्टेट लिस्ट में इंक्लूड नहीं है। तो एग्रीकल्चर, पुलिस, फॉरेस्ट या रेलवे। तो ये सबको पता है, रेलवे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो ये जो है स्टेट लिस्ट में नहीं है। ओके, बाकी तीनों स्टेट लिस्ट में हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट स्टेप टेकन टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन पंचायत्स एंड म्यूनसिपलिटीज। ऑप्शन है रिजर्वेशन फॉर इलेक्शन टू हाफ ऑफ द सीट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ वन थर्ड वुमेन मेंबर्स, रिजर्वेशन फॉर इलेक्शन टू 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन, या नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताओ। देखो अपॉइंटमेंट वाली बात तो कुछ है नहीं, जब इलेक्शन की बात आ रही है रिजर्वेशन की, तो अपॉइंटमेंट तो मिलता नहीं कहीं, तो ऑप्शन बी तो पहले एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन डी को हम बाद में देखेंगे, ए और सी को देखना है। तो हाफ सीट्स तो रिजर्वेशन मिल ही नहीं सकती, सिंपल सी बात है। 1/3 रिजर्व रखा गया है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा 30 का। क्लियर है? चलिए 30 क्वेश्चन में देखते हैं आपके कितना सही हुए हैं। कमेंट करो, जल्दी से बताओ कितने सही हुए आपके, और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। बाकी एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें जो मुझे बतानी है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, कितने क्वेश्चन पासिंग क्राइटेरिया, ऐसा कुछ। देखो पासिंग क्राइटेरिया से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए कि जितनी सीट्स है उसके अकॉर्डिंग उन टॉपर्स में आपको शामिल होना पड़ेगा, तभी आप एडमिशन ले पाओगे, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो अगर आप देखो अटैम्प्ट करने की बात है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट, जैसे अगर आप मान लो 100 अटैम्प्ट करते हो, आपको 100 के 100 अगर आते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप 90 अटैम्प्ट करते हो, एक एग्जाम्पल किससे समझा रहा हूँ मैं आपको, अगर आप 90 अटैम्प्ट करते हो और 90 अटैम्प्ट किया आपने, करेक्ट कितने हुए? 75, मान के चलो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, अच्छी बात है अगर ज़्यादा हो जाए तो। बट अगर आप तुक्का मार रहे हो, है ना, गैस कर रहे हो, 75 सही हुए और 15 गलत हो गए, तो आपका स्कोर क्या बनेगा? जितने करेक्ट हुए उसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और फिर जितने गलत हुए उतने उससे माइनस भी करने हैं। तो 75 को 4 से मल्टीप्लाई करो 300 होता है, उसमें से 15 माइनस करोगे तो 285, यानी आपका स्कोर कितना बन जाएगा? 285। कितने अटैम्प्ट करने पे? 90, लेकिन जब गलत भी हो गए कितने? 15। अगर गलत नहीं होते, एक भी गलत नहीं होता, तब तो 360 हो जाता, क्योंकि 90 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो नेगेटिव मार्किंग का कितना लॉस। ओके, वहीं एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने सिर्फ 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, आपने अभी कितने किए थे? 90 मान लो, और किसी दूसरे स्टूडेंट ने 80 अटैम्प्ट किए और 80 में से उसके 75 सही है, 5 गलत हो गए।
कितने गलत हुए 5, तो अब उसका स्कोर कितना बनेगा? तो पहले जितने सही है करेक्ट कितने हुए 75 को 4 से मल्टीप्लाई करो 300, और इनकरेक्ट 5 है तो 5 माइनस करो 295। अब देखो उसका 90 अटैम्प्ट करने के बाद मिस्टेक ज़्यादा हो गई, इस वजह से कितना स्कोर बना 285, और यहाँ मिस्टेक कम हुई, अटैम्प्ट भी कम किया लेकिन तो भी स्कोर कितना बन रहा है 295। तो कौन सा बेटर है? यानी कि जो अटैम्प्ट करो वो ज़्यादातर सही हो, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ओके, तो 70 80 85 जो भी अटैम्प्ट हो जाए अगर वो सही ज़्यादातर हो ना, एक्यूरेसी अच्छी हो, 200 पे डाउट हो तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ज़्यादा तुक्के मत मारना। तुक्के तभी मारना जब कुछ नहीं आता आपको एग्जाम में, तो खाली पेपर छोड़ के या कम क्वेश्चन करके 20 30 40 50 क्वेश्चन करने से अच्छा है कि हम ज़्यादा अटैम्प्ट कर दे, तब तो वहाँ रिस्क लेना है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिस्क लेके ट्राई करो, जो हो सकता है हो करो। ओके, बट जब आपको आ रहा है 75 क्वेश्चन लग रहे हैं या 80 क्वेश्चन लग रहे हैं कि मेरे सही हो सकते हैं, तो फालतू के रिस्क नहीं लेने आपको। ओके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हुई और बच्चा अच्छा खासा बच्चा बर्बाद हो जाता है। अब किसी बच्चे ने 100 अटैम्प्ट किए, मान लो 100 अटैम्प्ट किए और 20 गलत हो गए, तो 80 सही हुए ना, तो 80 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितने होंगे 320, 320, और 320 में 20 क्वेश्चन गलत हुए तो 20 माइनस भी करो, तो कितना स्कोर आ गया 300, यानी 100 अटैम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब किसी बच्चे ने 80 अटैम्प्ट किए और 80 के 80 सही हो गए, तो 320 स्कोर, 100 अटैम्प्ट करने वाले के 300 स्कोर 300, और 80 अटैम्प्ट करने वाले के लेकिन एक्यूरेसी बिल्कुल सही है, तो इसलिए 320। तो फ़ायदा किसका? यानी कि एक्यूरेसी वाले का। तो एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके रखनी है, गलत ज़्यादा नहीं करने हैं। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना, पेपर बहुत टफ नहीं आएगा। और पेपर आपने वो मॉक टेस्ट ट्राई कर लिया होगा, मॉक टेस्ट आपने देख लिया होगा किस तरीके से करना है, कौन से जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी डायरेक्ट जा सकते हो किसी भी क्वेश्चन पे। मॉक टेस्ट में जो अभी पेपर मॉक टेस्ट का पेपर अपलोड कर रखा है इन्होंने NTA वालों ने, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, तो वो उन्होंने सिर्फ इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश में भी होगा हिंदी मीडियम में होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, बाकी वहाँ पे टाइम भी क्लॉक यानी वॉच ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे टाइम भी टाइमर लगा होता है, अपने आप वो दिखता रहेगा कितना टाइम बचा हुआ आपके पास, वो सबसे ऊपर टॉप पे होगा, तो आप उससे भी उसका भी ध्यान में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग पेपर करेंगे। ओके, बाकी कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की, तो आप माउस हाउस चेक कर लेना, और अगर कंप्यूटर ढंग से नहीं चल रहा, हैंग हो रहा हो, तो आप वहाँ के स्टाफ से बताओगे तो वो लोग चेंज कर देंगे, आपको दूसरी सीट पर बैठा देंगे। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम देकर आना, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, रिव्यू देना, कम्युनिटी टैब पे मैं पोस्ट कर दूँगा, वहाँ पे अपने बताना पेपर कैसा आया था। और हाँ, अगर आप और भी ज़्यादा रिव्यू देना चाहो तो आप इंस्टाग्राम या FB पे भी बता सकते हो मुझे। बाकी चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। और हाँ, इसके बाद भी जैसे आगे अभी आपको फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, जैसे SSC CGL हो गया, या DSSB के एग्ज़ाम, या और भी एग्ज़ाम्स जो होंगे जॉब्स के लिए, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उन सब की तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाएगी, चाहे वो GS हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, सभी पढ़ाया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें और लोगों को जोड़ते रहें। ओके, फ्यूचर में जल्द ही डिजिटल बोर्ड आने वाला है, और डिजिटल बोर्ड आते ही डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको चाहे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज चाहे जो भी हो सब अच्छे से समझाएगा। अभी कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज नहीं समझा पा रहा क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या यूँ बोलो रिसोर्सेज की कमी। ओके, तो वो रिसोर्सेज की वजह से मैं आपको पैसेज नहीं समझा पाया, क्योंकि पैसेज पूरा एक यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा ढंग से, और समझाने में प्रॉब्लम होगी काफ़ी। ओके, बाकी पैसेज कैसे करना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें आपको एडमिट कार्ड के बारे में बताया कि एडमिट कार्ड में क्या क्या ध्यान रखना है, उसमें मैंने आपको लास्ट में पैसेज के बारे में बताया, तो आप उसको ज़रूर ध्यान से सुने और देखें समझें। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।